हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। हमने जो अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उस पर हम लोग अभी है। ठीक है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और अभी तक 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को देख चुके हैं। चैप्टर हालांकि थोड़ा सा लंबा है इसलिए हमें इसमें मल्टीपल पार्ट्स लग रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज इसका जो है वो सेकंड लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, और कल के पार्ट में हम लोग इसको जो है पार्ट 4 के साथ इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग जो है इसमें कुछ इलेक्शंस को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर हम लोग बातें समझ चुके हैं और स्पेसिफिकली हमने पिछले पार्ट में बात की थी जो पीआर सिस्टम है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और उसके साथ साथ जो उसका तीसरा वेरिएंट है इलेक्शंस का, हमने बात की थी इंडिया में जो अडॉप्ट किया जा रहा है दैट इज पीआर विद एसटीवी, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, उसमें किस तरीके की पूरी काउंटिंग होती है वोट्स की, किस तरीके से वोट ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और तब तक ट्रांसफर किया जाता है जब तक किसी भी एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी ना मिल जाए, यानी कि 50% प्लस 1 वोट जो है वो ना मिल जाए। ठीक है, तो उस मेथड को आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमने वो पूरा ट्रांसफरेबल का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया था। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाया है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करेंगे, तो वहां पर ये तो काम आएगा ही आएगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, उनका वोट काउंट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको आप यहां ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा बड़ी वैल्यू को लेकर एक एग्जांपल के तौर पर इस चीज को दोबारा वहां पर करेंगे और साथ ही वो जो एमपी और एमएलएज की वैल्यू है, जो वोट की वैल्यू है, उसको भी हम वहां पर समझ लेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एफपीटीपी सिस्टम क्यों यूज किया जा रहा है इंडिया में, उसको लेकर हम लोगों ने बात की है। तो बाकी जो थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे वो बढ़ते हैं, इसमें कुछ पार्ट हमें दिया गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के रिजर्वेशन को लेकर, वो हम बात आज करेंगे। तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हमारे जो ये एफर्ट्स हैं इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। बाकी जो चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज से हमने बात करनी है। रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब तो आप समझते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था निर्वाचन क्षेत्र जो होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों से एक सवाल पिछले बार ये भी किया था कल के लेक्चर में कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी में आपको बताया था कि एमएलए का जो इलेक्शन होगा उसके लिए आपकी कंस्टिट्यूएंसी अलग होगी और जो एमपी का इलेक्शन होगा उसके लिए आपकी कंस्टिट्यूएंसी अलग होगी। तो दोनों ही कंस्टिट्यूएंसीज आपको अपनी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन को लेकर। हम पहले समझते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। We have noticed that in the FPTP election system, FPTP election system आपको पता है that is first past the post system, जिसमें सिंपली क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, सिंपल, वहां पर 50% प्लस 1 की मेजोरिटी को अटेन करना जरूरी नहीं है। द कैंडिडेट who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected, यही बात बोली गई है। This often works to the disadvantage of the smaller सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए ये एक तरीके से कभी कभी डिसएडवांटेज भी बन जाता है। दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कंटेक्स्ट। वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे वहां इस तरीके का जो आप कह सकते हैं जातिगत भेदभाव या फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये डिसएडवांटेज जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो हमारे डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट हैं, वो अगर कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो वो तो जीत जाएंगे, लेकिन जो इस तरीके की छोटी कास्ट है या आप कह सकते हैं जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स हैं या जो सोशल इस तरीके की ऑप्रेस्ड कास्ट है, वो फिर उनके लिए बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो वो कर सकते हैं लेकिन उनका जीतना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी एंड द नीड टू प्रोवाइड अ वे टू एंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे यानी कि जो संविधान निर्माता थे, उनको ये चीज पता थी, क्योंकि उनको पता था कि यहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है। ठीक है,
तो अगर सारी की सारी कंस्टिट्यूएंसीज को आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट अगर छोड़ दिया जाए कि उसमें से कहीं पर भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो वहां पर फिर ये चीज जरूर होगी कि जो ऑप्रेस्ड क्लासेस या जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स है उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है कि दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो है वो ब्रिटिश टाइम में ही आया था और हमने अपने इस इंडियन पॉलिटी के कोर्स में सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, यहां पर ये चीज तो समझाई गई है कि ये चीज क्या है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है वो तो यहां पर बुक में भी दिया गया है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ है थ्रू विच एक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, आप लोगों ने पॉलिटी का ये कोर्स पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि किस एक्ट के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इन विच ईयर, यानी कि किस साल में इंट्रोड्यूस किया है। ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस एक्ट के थ्रू हुआ है और किस ईयर में हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इस सिस्टम का मतलब क्या है, वो यहां पर दिया गया है, हम देखते हैं क्या है। दिस सिस्टम मेंट दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। ये होता था सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के केस में सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए था, वहां पर जो वोट देने वाले थे वो भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही हुआ करते थे, यानी कि कैंडिडेट जो खड़े होंगे, जो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, वो भी सिर्फ मुस्लिम्स होंगे और जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही होते थे। तो इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैनी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड अ फियर दैट दिस विल नॉट सूट आवर पर्पस। लेकिन ये जो तरीका था सेपरेट इलेक्टोरेट का, ये कुछ सही नहीं था। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी कि जो संविधान सभा थी, उसके सदस्यों को ये लगता था कि ये तरीका काम हमारे लिए नहीं करेगा। तो हमारे लिए क्या तरीका काम करेगा, क्या सोचा गया, वो ये सोचा गया कि इट वॉज डिसाइडेड टू अडॉप्ट दिस सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। हमारे वहां सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट नहीं है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि ऑल वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व्ड। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में भी आप लोग देखेंगे कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं कि जहां से सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, या जो कैंडिडेट है वो, चलिए इसको कैंडिडेट लिखते हैं, ज्यादा ये थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा आप लोगों के लिए। जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंस्टिट्यूएंसी में, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंसी एससी के लिए रिजर्व्ड है, वहां पर सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो एससी ही होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जो वोट देने वाले हैं वो कौन होंगे, वोट देने वाले जो इस कंस्टिट्यूएंसी में वोट देंगे वो सभी लोग होंगे। ठीक है, वोट देंगे ऑल, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एससी होंगे वो देंगे, क्योंकि अगर ये होता तो फिर तो ये वापस से वही हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था कि जिस कम्युनिटी के लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उसी कम्युनिटी के लोग जो है वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कंटेस्ट करने वाले पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं जिसके लिए ये जो कंस्टिट्यूएंसी है वो रिजर्व है, लेकिन वोट वहां के जितने भी लोग होंगे वो सब देंगे। ठीक है, यही चीज यहां पर समझाई गई है। देयर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो कंट्री में स्प्रेड हो, यानी कि फैले हुए हो। तो इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी देयर नंबर्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस अ विक्ट्री ऑफ अ कैंडिडेट, however taken across the country they are significant sizable group. To ensure their proper representation a system of reservation becomes necessary. तो इसलिए बेसिकली क्या है कि सिस्टम ऑफ जो रिजर्वेशन है वो जरूरी इसीलिए हुआ है क्योंकि मान लीजिए कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में उनकी जो संख्या है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे कंट्री की बात करें तो तब जाके वो साइजेबल ग्रुप बन जाता है। इसीलिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो जरूरी हुआ है। The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for the scheduled caste and scheduled tribes. तो SCs के लिए और STs के लिए जो है वो प्रावधान है, यानी कि उनके लिए जो है कुछ constituencies रिजर्व की गई है। This provision was made initially for a period of 10 years and as a result of successive constitutional amendments, it has been extended up to 2020. मतलब आज तक भी ये चीज चल रही है। हालांकि ये बात की गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 10 सालों के लिए होगा, यानी कि आप कह सकते हैं 1960 तक की बात की गई थी, लेकिन आज भी ये जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं इसमें बहुत सारे, और आज भी ये जो है वह वैलिड है, यानी कि आज भी इस तरीके की कंडीशन जो है वो वैलिड है और कंस्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन आज भी लागू है। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट
व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर, और जब ये रिजर्वेशन खत्म होगा तो हो सकता है कि पार्लियामेंट इसको फिर से आगे बढ़ा दे। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जितनी भी इंडिया में एससीज और एसटीज की पॉपुलेशन है उसी के आधार पर नंबर ऑफ सीट्स भी रिजर्व की गई है, या आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है वो रिजर्व की गई है। ठीक है, टोटल इलेक्टेड सीट्स हमारे पास कितनी है लोकसभा में, आपको पता है 543, 543 है, जिसमें से 84 जो है वो रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 जो है वो रिजर्व की गई है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, और ये डेटा जो है 26 जनवरी 2019 का है, तो अभी भी ये चीज यही बनी हुई है कि 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 47 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या आप किसी ऐसे रीजन को बिलोंग करते हैं जहां पर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो रिजर्व्ड है। ठीक है, चाहे तो आप नीचे उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये कोई पर्सनल डेटा है, सच नहीं है। ठीक है, ये चीज आप चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये तो बात कर ली कि जो कंस्टिट्यूएंसीज है वो रिजर्व है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है, ये डिसाइड कौन करेगा। ठीक है, किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा, तो ये बात जो है, ये डिसीजन जो लिया जाता है, इट इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको बोला जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, और ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो चुनाव आयोग है उसके साथ ये मिलकर काम करता है। ठीक है, इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो एरिया है, ठीक है, जो उनका आप कह सकते हैं कि क्षेत्र है कि कौन सा किस, जो मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जैसे मोहल्ला है, आपका मोहल्ला किस निर्वाचन क्षेत्र में आएगा। ठीक है, आपके बगल वाली गली कहाँ आएगी, वो आपके क्षेत्र में आएगी या दूसरे क्षेत्र में आएगी। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर कंस्टिट्यूएंसी का एरिया डिफाइन करना वो इसका काम है, किसका, डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ ये काम करता है। ठीक है, अ कोटा ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC और ST in that state। ठीक है, कि कितनी कंस्टिट्यूएंसीज किसी भी राज्य में जो है वो रिजर्व होंगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस राज्य में SC और ST की पॉपुलेशन कितनी है। After drawing the boundaries, the delimitation commission looks at the composition of population in each constituency। वो ये देखता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन कितनी है। Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribes population are reserved for STs। ठीक है, जहां पर ST की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर SC के लिए हो जाएगा, ST के लिए हो जाएगा, और जहां पर शेड्यूल कास्ट है वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट टू थिंग्स। ये आपको ध्यान रखना है कि ST के केस में तो सिंपल पॉपुलेशन देखी जा रही है, और SC के केस में क्या देखा जाएगा, दो चीजें। पहला है कि इट पिक्स अप कंस्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, पहला क्राइटेरिया तो वही है पॉपुलेशन वाला। दूसरा क्या है, but it also spreads these constituencies in different regions of the state। This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country। क्योंकि जो scheduled caste की populations है वो generally अगर हम बात करें तो वो evenly distributed है। ठीक है, तो उसमें basically क्या है कि उसको spread कर दिया जाता है across different regions in the state। ठीक है, These reserved constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken। ये delimitation की जो exercise है वो इलेक्शन से पहले आप कह सकते हैं कि हर बार होती है। ठीक है, और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम अगर आपने इलेक्शन में पार्ट लिया था तो आपका जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो कोई और थी, और इस बार क्या है कंस्टिट्यूएंसी चेंज हो गई। स्पेसिफिकली जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। लोकसभा में तो जनरली चेंज एज सच नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उस पर यह हो सकता है कि लास्ट टाइम आपकी कंस्टिट्यूएंसी कोई दूसरी थी और इस बार कंस्टिट्यूएंसी आपकी कोई चेंज हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। The Constitution does not make similar reservation for other disadvantaged groups। तो ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की जो रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ SCs और STs के लिए है, बाकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए नहीं है। ठीक है, ऑफ लेट देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर विमेन। ये भी काफी बार मुद्दा उठा है कि विमेन को भी जो है वो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यों की जो विधानसभा है वहां पर भी। Given the fact that very few women are elected to the representative bodies, the demand for reserving 1/3 seats for women is increasingly being articulated। तो मतलब women जो है वो काफी कम वहां पर चुन के आती हैं, चाहे लोकसभा की बात है चाहे विधानसभा की बात है। तो ये बात जो है वो बहुत बार उठी है कि 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रख दी जाए। The reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies। अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज यानी कि जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है,
और जो हमारे बताइए तो लोकल, ये तो आपकी अर्बन लोकल बॉडी हो गई, ठीक है, जिसको यूएलबी बोल सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडी। और जो हमारी रूरल लोकल बॉडी होती है दैट इज योर पंचायत। तो वहां पर इस तरीके के प्रोविजंस है, ठीक है, वहां पर इस तरीके के प्रोविजंस है कि विमेन्स के लिए सीट जो है वो रिजर्व की गई है। वी शैल डिस्कस दिस इन दी चैप्टर ऑन लोकल गवर्नमेंट, ये हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के चैप्टर में, यहां पर हमें नहीं बात करनी है इसके बारे में ज्यादा। अ सिमिलर प्रोविजन फॉर लोकसभा एंड विधानसभा वुड रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर इस तरीके का कोई भी हमें प्रोविजन की अगर लाना है, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए लाना है या विधानसभा में लाना है, तो वहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एंड सच एन अमेंडमेंट हैज बीन प्रपोज सेवरल टाइम्स इन द पार्लियामेंट बट हैज नॉट येट बीन पास्ड। ये बहुत बार जो है प्रपोज तो किया गया है, ठीक है, लेकिन जो है अभी तक पास नहीं हुआ है। ठीक, ये बात आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अब देखिए चुनाव तो हो रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में कोई घोटाले या घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन जो है वो फ्री होने चाहिए। फ्री का मतलब है कि उसमें हर व्यक्ति जो है एलिजिबल जो है वो पार्ट लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं, जो भी एलिजिबल है, मतलब जो एज लिमिट पार कर रहा है उसके बाद। और दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन कराया जा रहा है, जिस तरीके से वोटों की गिनती हो रही है, ये एक लीगल तरीके से होना चाहिए और एक फ्री तरीके से, फेयर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। If we want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. ठीक है, यानी कि जो इलेक्शन सिस्टम है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी कि किसी की तरफ को वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी से छुपी हुई हो। ठीक है, कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, किस तरीके से वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। The system of election must also allow the aspirations of the voter to find legitimate expression through the electoral results। यानी कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर भी जो वोटर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया है, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये एक लेजिटिमेट तरीके से आया है। लेजिटिमेट तरीके से मतलब लीगल तरीके से, तभी उन लोगों का जो है इलेक्शंस की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा, और तभी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है कि वो वोटिंग वगैरह करेंगे। आप लोगों को पता है कि वोट प्रतिशत बढ़ाना एक सबसे बड़ा चुनौती है। ठीक है, और 60-65% अगर कहीं पर भी चुनाव हो जाता है तो हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग मतलब 100% तो बहुत दूर है, हम लोग 80%, 90% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, सिर्फ 2/3 लोग ही जो है वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, हालांकि उसके पीछे और भी कारण होते हैं कि लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, माइग्रेशन वगैरह किया हुआ है, वो अलग चीज है। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। ठीक है, ये चीज क्या है, देखिए, अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन ए मेथड ऑफ इलेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स 2 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो चीज दी गई है कि इलेक्शन किस तरीके से होगा, जो मेथड है वो तो बताया गया है, साथ में 2 सवालों के जवाब वो और देता है। पहली बात तो यह है कि वोटर्स कौन होंगे, वोटर्स मतलब कि वोट कौन करेगा, और दूसरे सवाल का जवाब ये, दूसरा सवाल यह है कि हु कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, कि चुनाव में कंटेस्ट कौन करेगा, यानी कि चुनाव कौन लड़ सकता है। ठीक है, तो इन बोथ दीज रेस्पेक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब वो क्या है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हम देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रिक्वायर दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। ठीक है, कि किसी भी देश के जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं वो एलिजिबल होने चाहिए वोट देने के लिए। ठीक है, सारे के सारे, इसीलिए बोला गया है ऑल एडल्ट सिटीजन्स। ठीक है, और इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जितने भी एडल्ट लोग हैं उन सबके पास ये अधिकार है कि वो चुनाव में पार्ट ले सकते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक, इन मेनी कंट्रीज सिटीजन्स हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स विद द रूलर्स टू गेट दिस राइट। ठीक है, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि लोगों को काफी ज्यादा लड़ाइयां वगैरह करनी पड़ी है, और इंडिया में भी हमें पता है कि किस तरीके से पहले जो था वो सिर्फ 10% लोगों के पास ये अधिकार थे। ठीक है, और वो भी एजुकेशन के बेस पर, उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसके बेस पर था। तो इंडिया में भी ये बहुत पहले से, मतलब शुरुआत से जब इंडिया में वोटिंग स्टार्ट हुई है, जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ठीक है, ये बातें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा है पूरा का पूरा, जो हमारा पहला चैप्टर था वहां पर हमने चीजें समझी हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग में सिर्फ 10% लोगों के पास था, उसके बाद धीमे धीमे ये बढ़ा, और फिर आगे जाके जो है वो पूरे के पूरे देश में इस तरीके से यूनिवर्सल
सिस्टम आ गया, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज वुमेन कुड गेट दिस राइट वेरी लेट एंड ओनली आफ्टर स्ट्रगल, तो वुमेन वगैरह को जो है वो राइट काफी देर में मिला। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू गारंटी एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया द राइट टू वोट, ठीक है। तो हर एडल्ट सिटीजन के पास इंडिया में क्या है, राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार है। टिल 1989 एन एडल्ट इंडियन मेंट एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21, यानी कि 1989 तक क्या था कि चुनाव में पार्ट लेने की जो एज थी, जो उम्र थी, वो 21 साल थी, यानी कि जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते आप वोट नहीं दे सकते। 89 में अमेंडमेंट हुआ है और उसमें जो एलिजिबिलिटी एज है उसको 18 साल कर दिया गया, यानी कि आज की डेट में क्या कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से बड़ा है, ठीक है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, 18 साल से अगर वो बड़ा है तो वो इलेक्शन की प्रोसेस में पार्ट ले सकता है, ठीक है, वो वहां पर जाके अपने वोट का अधिकार जो है वो दे सकता है, ठीक है, उसके पास राइट टू वोट है। एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें पार्ट ले सकते हैं। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन राइट्स, ठीक है। तो यहां से हमारे जो दो कंसेप्ट हैं या जो दो प्रिंसिपल्स हैं, आप कह सकते हैं इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये यहां पर क्या होते हैं, ये मतलब इनके साथ इन लाइन है, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों को अगर मिल रहा है तो इक्वालिटी है, और दूसरी बात यह है कि सभी लोगों को मिल रहा है तो इक्वालिटी भी है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कैसे कि आप किसी के साथ कास्ट के आधार पर या किसी के साथ आप उसकी रिलीजन के आधार पर या आप उसके साथ सेक्स के आधार पर जो भी है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। आपने ये बोल दिया है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो भी व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास चुनाव में भाग लेने का, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। Many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को पहले भी ऐसा लगता था और आज भी ये लगता है कि जिन लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, वो चीज़ सही नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एक फर्म बिलीव था इन दी एबिलिटी एंड वर्थ ऑफ all adult citizens as equals in the matter of deciding what is good for the society, the country and for their own constituencies। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे या जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनको ये बात पता थी कि लोगों को इतना तो पता है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उनके पास एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन उनको इतना तो पता है कि उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या सही है और क्या बुरा है, और वो इस हिसाब से जो है अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, उसका चुनाव कर सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कोई भी क्राइटेरिया नहीं माना गया है, सिर्फ और सिर्फ एज का क्राइटेरिया है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, चाहे वो, फिर से मैं कहूँगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी सेक्स का हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी रही हो, वो जो है इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, ठीक है। ये बात तो हम समझ गए कि वोटर कौन होगा। इसके बाद हम बात समझेंगे What is true of the right to vote is also true of the right to contest elections, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि इलेक्शंस कंटेस्ट कौन कौन कर सकता है, यानी कि कौन कौन चुनाव में खड़ा हो सकता है। क्या आप और मैं खड़े हो सकते हैं? देखते हैं। All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people, ठीक है। इलेक्शन में खड़े होने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट जो है वो हर व्यक्ति के पास है, ठीक है। अब वो क्या है, उसमें कुछ डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स भी है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा के और असेंबली इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव है, तो उसमें कैंडिडेट जो है उसकी एज 25 साल होनी चाहिए। यानी कि मैं तो खड़ा हो सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये राइट है, ठीक है, कि मैं 25 साल से ज़्यादा की मेरी उम्र है तो मैं जाके इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ। अब आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोगों की अगर 25 साल की उम्र है तो आप लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक। There are some other restrictions also. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified from contesting elections, ठीक है। मतलब और भी कुछ restrictions हैं, लेकिन general restrictions तो यही है, एज वगैरह का क्राइटेरिया वहां पर दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा एक डिबेटेड पॉइंट है, वो ये है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन
इन दिस सेंस आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ओपन टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, कि वहां पर इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्लास होनी चाहिए, कोई आपका जेंडर क्या होना चाहिए, इसके आधार पर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो ओपन टू ऑल सिटीजन्स है। बस एज लिमिट का थोड़ा सा क्राइटेरिया वगैरह उस पर है कि अगर आप जो चुनाव वगैरह है वो 25 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप लोकसभा और असेंबली इलेक्शन का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर 25 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसी में थोड़ा सा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में लेकर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को लेकर बात की गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है। ठीक है, और कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर बात की गई है। तो उस दोनों टॉपिक को जो है हम अगले लेक्चर में लेंगे और पूरा का पूरा एक ही साथ उसको लेकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम उसको लेंगे तो फिर वो लेक्चर पूरा का पूरा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको अगले पार्ट में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो है आज जैसे कि सैटरडे है तो हो सकता है कि कल संडे को भी आपको इसका जो लेक्चर है वो मिल जाए, क्योंकि वी आर ट्राइंग कि संडे को भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो दिया जाए। एज सच खाली आप लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो लोग मतलब रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियोस तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। जो अगर संडे को नहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो आगे पीछे फिर उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि संडे को भी आप लोगों को 3 स्लॉट्स जो आप लोगों के पास हैं, सुबह 8 बजे, दिन के 2 बजे और रात के 8 बजे, उनमें से अगर तीनों स्लॉट्स में नहीं भी होगा तो एटलीस्ट 2 स्लॉट्स में तो आपको वीडियोस मिले। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग फॉर दिस, लेट्स सी कि कल क्या होता है। अगर हो सकता है कि आप लोगों को कोई वीडियो मिले तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ठीक है, चलिए बाकी जो इसका आगे का पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी कंटेंट रिलेटेड डाउट आपको होता है तो आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके भी इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो सीरीज का जो पूरा का पूरा कोर्स है, फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस और उनके साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। बाकी कोर्स परचेस करते समय अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप का नंबर है दैट इज 9498086380, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमें ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा लिंक्डइन चैनल और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।